दोस्तों, एक बार मैंने खाटू श्याम जी जाने का प्रोग्राम बनाया। हम जब भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना बजट देखते हैं कि घर से निकलने से लेकर के वापस आने तक खर्चा कितना हो जाएगा। मेरा बजट मुझसे चीख चीख के कह रहा था कि तू स्लीपर क्लास में ही जा सकता है। मैंने भी मान लिया कि हाँ भाई, स्लीपर क्लास में ही जाएंगे। मैंने फोन निकाला और आईआरसीटीसी का ऐप ओपन किया। उसमें स्लीपर की सीट देखनी मैंने शुरू करी। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी मनचाही डेट पर कभी भी सीट खाली ही नहीं दिखाता। हमेशा सीट भरी हुई मिलेगी। मैंने और एप्लीकेशंस चेक किए, पेटीएम देखा, इक्सिको देखा, लेकिन कहीं भी स्लीपर क्लास में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। आगे की 4-5 डेट तक भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने थक हार के ये सोच लिया कि अब मैं स्लीपर से ऊपर तो जा नहीं सकता। मैं थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी बुक नहीं कर सकता। तो अपना बजट तो स्लीपर से नीचे का ही है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, आप समझ ही गए होगे। बस उसी का जोखिम मैंने उठा लिया। मैंने अपना बैग पैक किया और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। अब हमें बचपन से सिखाया गया है कि ट्रेन आपका इंतजार कभी नहीं करेगी, लेकिन आप ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। तो मैं 2 घंटे पहले स्टेशन पे जाकर बैठ गया। समय नहीं कट रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। जितना घड़ी को देख रहा था, घड़ी उतना ही धीरे टाइम आगे बढ़ा रही थी। वहां से कुछ ट्रेनें पास हो रही थी, बस उनके डिब्बे गिन गिन के मैंने 2 घंटे का समय निकाल दिया। उस दिन यही सब करते करते मेरी ट्रेन आ गई। जब ट्रेन हॉर्न दे रही थी, तब पब्लिक एकदम से खड़ी हुई और अपना अपना सामान रेडी करके प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। मैंने भी अपना एक जोड़ी कपड़े वाला बैग उठाया और मैं भी सबके साथ आगे बढ़ा। मैंने अपने दाएं बाएं नज़र घुमाई। भीड़ काफ़ी अच्छी थी। मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि इसमें से 80% लोग तो ऐसे होंगे जो रिजर्व सीट वाले होंगे। उनसे तो मुझे कोई खतरा है ही नहीं। वो तो आराम से एंटर होंगे और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। बचे ये 20%, यही हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है और इस ट्रेन में घुसना है। भाई, मैंने देखा कि इनमें से मोटे तगड़े कौन कौन से हैं जिनसे युद्ध करना मुश्किल होगा। लेडीज कितनी हैं, उनसे तो युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते। और सूखे साखे कितने हैं, इन सूखे साखों को ही धक्का दे दे के अंदर घुस जाऊंगा। ट्रेन आई, लेकिन मेरी जो भी स्ट्रेटजी थी ट्रेन को देख करके सारी की सारी धरी रह गई। क्योंकि जब रिजर्व वाली बोगी पास हुई और जनरल का पहला डिब्बा आया, तब उसके डंडे पर 4 आदमी इधर और 4 आदमी इधर लटके हुए आ रहे थे और बीच में कोई स्पेस नहीं था। मेरे पास कोई प्लान बी ही नहीं था। मैंने तो बस हार मान ली, उसको देखकर ही हार मान ली। मैंने अपना बैग उठाया और वापस घर जाने के लिए निकलने लगा। इतने में ट्रेन ने ब्रेक लगाए और जो वो 4 आदमी पतले दुबले से मेरे अगल बगल खड़े हुए थे ना, उन्होंने जो दौड़ लगाई और चारों आदमियों को जो डंडे पे लटके हुए थे उनको यूं धक्का दे के और सटाक से एंटर हो गए। मैंने कहा अरे भाई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं भी उनके पतलों दुबलों के पीछे पीछे, और इतनी तेज भागा मैं उस दिन, इतनी सी दूरी के लिए कि आज तक मैं कभी इतना तेज भागा ही नहीं होऊंगा। और मैं उनके पीछे पीछे पट से जाके एंटर हो गया। अब मन में तो सोच रहा था कि इन पतले दुबलों से मैं लड़ने की सोच रहा था कि इनसे युद्ध करके मैं अंदर घुसूंगा, और आज इन्हीं की वजह से ट्रेन के अंदर एंटर हो गया। दोस्तों, ये बाबा का चमत्कार ही समझता हूं मैं, क्योंकि ये चमत्कार से छोटी चीज नहीं है। आप ऐसी ट्रेन में घुसने का सोच भी नहीं सकते जिस ट्रेन में मैं एंटर हो गया। भाई, जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं होगा ना, तब तक आप ऐसी ट्रेन में एंटर नहीं हो सकते। किसी भी हालत में ट्रेन आपके सामने से चली जाएगी। ऐसी ट्रेन में मैं एंटर तो हो गया। अब अंदर जाने के बाद
लोगों के नीचे सामान रखे हुए थे, किसी के झोले रखे हैं, किसी के ब्रीफकेस रखे हैं, किसी के डंडे रखे हुए हैं, और लोग आपस में लड़ रहे थे, चै चै मैं, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। तू इधर क्यों खड़ा हो गया, तूने ये सीट क्यों ले ली, या अपना बैग इधर कर, तू इधर चल, तू उधर चल। और गर्दन घुमाने की जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं। मैंने सोचा भाई अब थोड़ी देर तो खड़े रहो। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, मेरे मन में ख्याल आया कि यार ऐसे खड़े खड़े तो बहुत देर हो जाएगी, 3 घंटे का सफर है, कब तक खड़ा रहूंगा। इससे अच्छा है वॉशरूम में जाकर ही बैठ जाता हूँ, कम से कम शांति से बैठा तो रहूंगा। मैंने लोगों को हटाया, लोगों के सामान को हटाया, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद मैं वॉशरूम वाली गैलरी तक पहुंचा। और जैसे ही मैंने वॉशरूम का गेट खोला, उसके अंदर पहले से ही 5-6 आदमी बैठे हुए थे। मैंने कहा वाह, हो गया गुरु, अब तो खड़े होकर ही सफर करना पड़ेगा। मैंने वापस गेट बंद किया, कहा बैठे रहो भाई साहब, बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जा करके फिर से खड़ा हो गया। अंदर मैंने झांक करके देखा, कुछ आवाजें आ रही थी ढोलक की। जब मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा और जब देखा तो वहां पे खाटू श्याम जी बाबा का कुछ लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे थे। तो वाह वाह वाह, ये हिम्मत तो आप ही दे सकते हो भाई। ऐसी हिम्मत ना भगवान ही दे सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी बोगी में जहां पैर रखने की जगह नहीं, एक चींटी तक की जगह नहीं, जहां पे मैं सिर्फ एक जोड़ी कपड़े का बैग लेकर के इतनी मुश्किल से चढ़ा, ऐसी बोगी में लोग बाबा का कीर्तन कर रहे हैं, लोग ढोल मंजीरे लेके चढ़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसी हिम्मत ये बाबा ही दे सकते हैं, ये खाटू श्याम जी ही दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी ट्रेन में ढोलक तो क्या, खाली हाथ भी चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ऐसी हिम्मत सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है। मैंने वही हाथ जोड़ लिया का बाबा, आपके दर्शन करने में खाटू तो आ रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन इस ट्रेन में ही दे दिए। भाई साहब मान गया मैं उस दिन। बाबा के कीर्तन सुनते सुनते बड़े ही आनंद के साथ एक पैर पे 3 घंटे खड़े होके मैंने उस ट्रेन में सफर किया। अगर आपसे कह दिया जाए कि अपने घर की छत पे एक टांग पर 15-20 मिनट भी खड़े होकर के दिखाओ, नहीं हो पाओगे। ये ऊपर वाले की शक्ति ही है जो आपको एक पैर पर खड़ा करके 3 घंटे का सफर करा सकती है। और ना ही सिर्फ मैंने एक पैर पर सफर किया, बल्कि जब मैं रींगा से रेलवे स्टेशन पे उतरा तब भी मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बाकी थी कि मैं रींगस से निशान लेकर के खाटू श्याम जी तक पैदल यात्रा करके गया। दोस्तों ये कृपा सिर्फ खाटू श्याम जी बाबा की ही हो सकती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।